कि आप लोग अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है ये बेटा क्लास 10 के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल, जिसमें काफ़ी बच्चों को परेशानी हो रहा था। यहाँ से 5 मार्क्स का एक थ्योरम हर साल बोर्ड में आता है, मतलब धरती इधर से उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन ये एक थ्योरम ज़रूर ही आएगा, ये फिक्स है। तो ये जो वीडियो होगा ये केवल थ्योरम बेस्ड होगा। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो के अंदर 3 थ्योरम कम से कम हो जाए। टोटल 5 थ्योरम है बेटा। मैं आपको पाँचों थ्योरम को दिखाया था, एक एक करके सारे थ्योरम्स को डिराइव करेंगे, समझाएंगे। ये आपका पहला थ्योरम है जिसका नाम बीपीटी है, ठीक है, 6.1। उसके बाद ये आपका दूसरा थ्योरम है जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। फिर उसके बाद से आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिएगा आपका तीसरा थ्योरम है जिसका नाम है ए एंगल 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 थ्योरम। फिर उसके बाद से चौथा थ्योरम है जिसका नाम है ट्रिपल एस थ्योरम। और जो सबसे लास्ट थ्योरम है वो है साइड एंगल साइड, ठीक है। ये 5 थ्योरम है। तो एक एक करके हम लोग सारे थ्योरम्स को डील करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले बीपीटी से स्टार्ट करेंगे। बीपीटी यानी कि 6.1 का बात हो रहा है, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले पहला जो थ्योरम है बेटा ये क्या है, आइए। ये मेरा ऑनलाइन क्लास चलता है, उसके अंदर ये सब पढ़ाया हुआ है। देखिए ये है हमारा पहला थ्योरम। क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि इस पर मार्क्स जो होता है, मार्किंग स्कीम कैसे काम करता है। ये बहुत जाना अंदर की बात है, समझ लीजिएगा। देखिए अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। उसके बाद से अगर आप लिखते हैं गिवन तो इस पे आधा नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर आप लिखते हैं टू प्रूफ तो इस पे आपको आधा मार्क्स मिलेगा। अगर आप कहते हैं कंस्ट्रक्शन तो इस पे आधा नंबर मिलेगा। अगर आपको जैसे ये स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट नहीं देता, इसका नाम देता है बीपीटी और स्टेट एंड प्रूफ आता है, ठीक है। तो अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं जो सबसे पहले लिखा जाता है तो उस पर आपको मिलेगा 1 मार्क्स, और प्रूफ वाले पार्ट में 2 मार्क्स। इस हिसाब से एक थ्योरम का मार्किंग स्कीम होता है जो कि 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो सर क्या होगा अगर किसी में स्टेटमेंट दे देगा, तो कोई स्टेटमेंट दे देगा ना। मान लीजिए अगर 6.1 का स्टेटमेंट दे दिया तो आपसे ये वाला पार्ट तो नहीं पूछेगा, और क्या कह देगा, इसका कन्वर्स का स्टेटमेंट बताइए, मतलब नया 1 नंबर का क्वेश्चन उसमें आपको ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा को जानकारी नहीं हो पाता, वो क्या करता है, उसका मेन फोकस प्रूफ पे होता है। अगर आप ध्यान दें तो ये 60-40 रेशियो में है। अगर इसके ऊपर देखें तो ये आपका 3 मार्क्स है और नीचे आपका 2 मार्क्स है। परसेंटेज देखें तो ये 60% है और ये 40% है, यानी जो प्रूफ वाला पार्ट है वो केवल 40% ही मार्क्स कंटेन करता है। तो अगर आप केवल प्रूफ वाला पार्ट में फोकस किए, ऊपर वाला में गलत सही या नहीं लिखे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली 60% मार्क्स तो ऐसे ही कट गया। सीबीएसई को जहाँ तक आप जानते हैं स्टेप मार्क नहीं चलता है सीबीएसई में, इसीलिए इस वजह से मैंने आपको ये बात बताया, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई साहब एक ट्रायंगल की बात चल रही है। इस प्रकार का ट्रायंगल है जिसमें हमने बताया कि एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मान लो ये लाइन है, इसके एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, कुछ इस प्रकार से कि जो दोनों साइड है, मान लो ए बी है
और ए सी है, ये दो साइड है, ए बी और ए सी, इसको दोनों को अलग अलग पॉइंट पे डी और ई पॉइंट पे लेट सपोज काट रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या था, गिवन था कि ऐसा है कि अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो जो ए डी और डी बी का जो रेशियो होगा और ए ई और ई सी का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा, सेम है, ठीक है। तो अब ज़रा समझने की कोशिश करेंगे इस थ्योरम को, जैसे जो ट्राइंगल चैप्टर है क्लास 10th का, इसका नॉलेज उसी बच्चा को अच्छा से हो पाएगा जैसे कि जो टीचर्स होते हैं ना उनके पास एक लेसन प्लान होता है, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनके पास लेसन प्लान होता है। तो लेसन प्लान का एक आता है प्री रिक्वेस्टिंग नॉलेज, ठीक है, प्री रिक्वेस्टिंग नॉलेज। तो प्री रिक्वेस्टिंग नॉलेज में क्या चाहिए, मतलब बच्चा को इस चैप्टर पढ़ाने से पहले उसको क्या नॉलेज होना चाहिए। तो उसको कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर जो क्लास 9th है उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा उसको एरिया वगैरह के बारे में जानकारी होना चाहिए, एरिया, हाइट, बेस क्या होता है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ का नॉलेज है तो ही चैप्टर समझ में आएगा, अन्यथा आपको इस ये जो तीनों टॉपिक है इसका नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी तो सबको पता ही है, क्लास 9th का आप लोग पढ़े हैं, 5 क्राइटेरिया होते हैं, उसको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा बिफोर वाचिंग ऑल दिस वीडियो, ताकि आपका रिवाइज हो जाए, तभी जाके थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। दूसरा बात, हर बच्चा को लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मिसकॉन्सेप्ट बहुत दिक्कत करता है। देखो ये पार्टिकुलर क्वेश्चन में ना बच्चा को बेस और हाइट में बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे लेट सपोज ऐसे एक ट्रायंगल बनाइए हम, है ना, हमने बोला ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो क्या बोलेगा बच्चा, ये हाइट है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड करता हूँ और एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया, तो मैं बोलता हूँ कि ये क्या कहलाएगा, बोलेगा सर सीधा खड़ा है, बिल्कुल हाइट कहलाएगा। अच्छा अब मैं बोलता हूँ इसको इधर भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, तो अब इस साइड भी एक्सटेंड हुआ, इसका हाइट क्या होगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, इसका मेजरमेंट हो चाहे इसका मेजरमेंट हो, चाहे ये पर्टिकुलर बेस पे कहीं भी मेजरमेंट हो, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वही मेजरमेंट को हाइट कहा जाता है। यानी हाइट जो है ना वो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट बेस के लिए। हाइट कांस्टेंट कब होता है, जब बेस उसका कांस्टेंट हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका जो घर है उसका अगर फर्श बराबर है, टूटा फूटा नहीं है, बराबर है, तो हर एक रूम का जो हाइट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, है ना, 10 फीट होगा, 11 फीट होगा, 12 फीट होगा, है कि नहीं। तो वो हर जगह सेम क्यों है, बरंडा भी सेम होगा, आपको उतना ही हाइट पे होगा, आपका डाइनिंग हॉल भी उतना ही हाइट पे होगा, वो उतना ही हाइट पे होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपका बेस फिक्स है। अगर बेस ऊपर नीचे है तो हाइट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आपका बेस अगर फिक्स है ना, कांस्टेंट है ना, तो हाइट भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी हाइट कोई फिक्स एरिया या फिक्स फिगर के अंदर नहीं होता है, हाइट बेस पे होता है। तो बेस अगर इन्फानाइट तक जाएगा ना तो हाइट भी इन्फानाइट तक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ बच्चा को बहुत कन्फ्यूजन होता है, एक टॉपिक आएगा इसके अंदर, एक जगह मेजरमेंट आएगा जहाँ पे बच्चा ये समझ नहीं पाएगा कि हाइट ट्रायंगल का बाहर कैसे निकल गया। तो बेटा हाइट ट्रायंगल के अंदर या बाहर रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइट किस बेस पे है उससे फ़र्क पड़ता है। आइए हम समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, देखिए मैं कंस्ट्रक्शन को ब्लैक कलर से दिखाना चाहता हूँ, ब्लू कलर से। एग्ज़ाम में आपको पेंसिल से फिगर बनाना है और डॉट लाइन से कंस्ट्रक्शन को बनाना है। मैं सीधा लाइन यूज़ करता हूँ, ठीक है। हमने बोला ऐसा है कि हमने ए बी जो बेस है उस पर एक हाइट लिया है एम ई, और जो ए सी बेस है उस पर हाइट लिए है डी एम। अच्छा जो एम ई है ये क्या है, ये एक हाइट है, या फिर डी एन ये भी क्या है, ये भी एक हाइट है। तो ये हाइट है, तो ये किसका हाइट है, मान लो एम ई हाइट किसका है, क्या ये ए डी का हाइट है, क्या ये डी बी का हाइट है, या ए बी का हाइट है। बेटा जो हाइट होता है ना वो पूरे बेस का होता है। तो ए डी और डी बी एक पार्ट है, बेस कौन है, बेस ए बी है। यानी हाइट पूरे ए बी के लिए हुआ। अगर इस पार्ट को मैं फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूँ सीधा आगे की तरफ, इधर भी एक्सटेंड कर रहा हूँ तो भी हाइट एम ही रहेगा। यानी कि हाइट कांस्टेंट होता है बेस के लिए, है ना।
ये नहीं सोचोगे कि सर ए डी ई जो ट्रायंगल है उसके अंदर एम ई होगा, बी डी ई जो ट्रायंगल होगा उसके अंदर एम ई तो है नहीं सर, तो वो तो उसका हाइट नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए डी भी जो है वो भी आपका ए बी का पार्ट है और डी भी ए बी का पार्ट है। तो हाइट ना ही ए डी का है ना ही डी बी का है, हाइट पूरे ए बी का है। क्योंकि हाइट क्या होता है, जिस पे खड़ा होता है वही उसका बेस होता है। तो एम ई किस पे खड़ा है, एम ई ए बी पे खड़ा है। ठीक है, तो ये थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा इस पॉइंट को इतना एक्सप्लेन किया हूँ। दूसरी बात कि आपको जानकारी क्या होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। सबको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस सबको पता है, जिस पे हाइट है उसी को बेस कहते हैं। हाइट क्या है, जिस पे बेस है उस पर हाइट है, यानी दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाइट क्या होता है, जिस पे पड़ा हुआ है, जिस बेस पे पड़ा हुआ है उसको हाइट कहते हैं, और जिस पे पड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। चलिए लेट सपोज ऐसा कोई चीज़ है ना, तो एम ई मान लो ये है, इसको मान लेते ए बी। तो जिस लाइन पे ये पड़ा हुआ है एम ई उसको बेस कहेंगे, और ए बी पे जो सीधा खड़ा है उसको हाइट कहेंगे। सिंपल थ्योरी है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले गिवन में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि डी ई बी सी के क्या है, पैरेलल। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हमें जानकारी नहीं दिया गया। इसके बाद टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें क्या प्रूफ करना है भाई, हमें प्रूफ करना है कि जो ए डी होगा और डी बी होगा, ये जो दो रेशियो क्रिएट हो रहा है डी ई के द्वारा, और ए ई और जो ई सी होगा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये सेम रेशियो में डिवाइड होगा। यही बात हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में बोलेंगे ड्रॉ एम ई परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर ए सी एंड join D to C and B to E। ठीक है, बाकी आप कंस्ट्रक्शन समझ गए हैं। तो लिखने का हर व्यक्ति का लैंग्वेज अलग अलग होता है, आप चाहें तो कोई और लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो मैं मार्किंग स्कीम के हिसाब से बता दूं थोड़ा सा आप लोगों को। ये आपका हाफ मार्क्स हो गया, ये आपका 1 मार्क्स है, ये आपका हाफ मार्क्स है, हाफ मार्क्स है, ये भी आपका हाफ मार्क्स है। अब आता है प्रूफ। प्रूफ में देखेंगे, मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई में हम ये कह सकते हैं कि ए डी एक बेस है, and AM is a height, ठीक है। therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल AD क्या होगा, 1/2 बेस दैट इज AD इंटू हाइट दैट इज ME, and let's suppose this is equation number 1। ठीक है, अच्छा देखिए ज़रा ध्यान से, मुझे AD और DB सबसे पहले निकालना है। तो ये वाला पार्ट से हमने AD का काम किया है, तो DB वाला से मुझे ट्राइंगल नीचे वाला लेना होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल BDE क्या होगा, BDE में BD is a या DB is a base and अच्छा अब DB बेस है, तो बच्चा कहेगा BDE में हाइट कहाँ है सर, बेस तो BD हो गया, हाइट कहाँ है। बेटा हाइट वही रहेगा, ME ही हाइट रहेगा। क्यों हाइट यही रहेगा, यही बात आपको शुरू में डिस्कस किया था कि अभी कंफ्यूजन ना हो
क्योंकि जो आपका हाइट होता है ना पूरे बेस के लिए होता है। देखो एम ई जो है वो केवल इतना ही पार्ट के लिए नहीं है, ना ही इतना ही पार्ट के लिए, एम ई पूरे पार्ट के लिए हाइट है, क्योंकि हमने जो हाइट कंस्ट्रक्ट किया था वो पूरे बेस के लिए होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एम ई परपेंडिकुलर एंड ए बी, ठीक है। तो हाइट क्या होता है, वो पूरे बेस के लिए होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि डी बी इज अ बेस एंड एम इज अ हाइट, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई क्या होगा, 1/2 बेस दैट इज डी बी, हाइट दैट इज एम ई। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या बोलेंगे, नाउ 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड, है ना। आप लैंग्वेज को फॉर्मली सोचते हैं, नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो आर एच एस में जो बात है और जो एल एच एस में बात है वो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा काटाकुटी कर ले। एम ई क्या हो जाएगा, कैंसिल, हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई विल बी इक्वल टू ए डी बाई डी, ठीक है। इसका भी कोई ना कोई नाम देना होगा। लेट सपोज दिस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अच्छा आप जरा देखिए, जो ए डी बाई डी बी आया वो मात्र हमने एक ही साइड अभी निकाला है ना। तो दूसरे साइड पे भी सेम काम करना होगा। तो ए ही कहाँ आएगा, ऊपर वाला फिर वही ट्रायंगल होगा, तो फिर से वही काम करेंगे। इन ट्रायंगल ए डी ई, ए इज अ बेस एंड हाइट का क्या नाम है भाई, डी एन, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, 1/2 बेस दैट इज ए ई इंटू हाइट दैट इज डी ए। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। उसी तरीका से जो नीचे वाला ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, डी ई सी, जरा इसमें क्या कहानी आ रहा है देखिए। इन ट्रायंगल डी ई सी हाइट क्या है भाई, हाइट तो वही रहेगा, बेस क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। ई सी एक बेस हो गया, हाइट चेंज होगा क्या, हाइट नहीं चेंज होगा। तो बता चुके हाइट क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि हाइट पूरे बेस के लिए कांस्टेंट होता है ना। हाइट पूरे बेस के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा इसमें ये बच्चा कंफ्यूजन होता है ना, सर हाइट फिगर का बाहर कैसे निकल गया। अरे भाई जो फिगर है उसका बेस ई सी है, तो ई सी जहाँ तक एक्सटेंड होगा ना, जहाँ तक ई सी एक्सटेंड होगा वहाँ तक आपका हाइट डी एन होगा। तो ई सी के आगे ए ई है, तो पूरे ए सी के लिए अगर डी एन है तो डी एन जो है वो ए ई पे भी हाइट होगा और ई सी पे भी हाइट होगा। इनफैक्ट अगर उसको आगे पीछे बढ़ाएंगे तो भी वही हाइट होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी 1/2 बेस that is EC into height that is dn. Let's suppose this is equation number 5। फिर वही कहानी है, डिवाइड करना होगा हमें, 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 को 5 से भाग दे रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बराबर 1/2 बेस ए इंटू डी एन, 1/2
बेस दैट इज ई सी इंटू डी एफ। अब अगर हम कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, डी एन कैंसिल, हाफ ऑफ कैंसिल, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी बराबर ए ई बाई ई सी। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब जरा कंपेयर कीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ समझ पाएंगे। हम कंपेयर कर रहे हैं कि सर ए डी बाई डी बी हमारा आ चुका है और ए ई बाई ई सी भी आ चुका है, तो इस साइड वाला इक्वल होगा तभी तो इस साइड इक्वल होगा। तो इस साइड में ऊपर वाला तो दोनों में सेम है, देखिए सर, लेकिन नीचे वाला अलग। अब नीचे वाला को सेम दिखाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है जिसे आपको नहीं करना है, ठीक है। देखिए भाई, बी ई डी और डी ई सी ऐसा फिगर आप क्लास 9th में देखेंगे, है ना, याद आ जाएगा। थोड़ा सा फिगर को अलग कर दे, ऐसा फिगर आप जरूर क्लास 9th में देखेंगे। तो अगर मुझे इन दोनों ऊपर वाले ट्राइंगल को कॉन्वेंट दिखाना है ना, तो मैं इसको कॉन्वेंट दिखा सकता हूँ, लेकिन चूंकि क्लास 9th नहीं है तो हम इसमें कॉन्वेंट नहीं दिखाना है। क्लास 9th में जब सिलेबस डिलीट नहीं हुआ था उस टाइम एक चैप्टर था कॉन्वेंसी के बाद, क्वाड्रिलेटरल के बाद, जिसका नाम था एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना था कि अगर कोई भी ट्राइंगल सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के अंदर बनता है तो उसका एरिया सेम होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ट्राइंगल डी ई बी है या डी ई सी है, इन दोनों का बेस डी ई है और दोनों डी ई और बी सी जो पैरेलल लाइन है उसी के बीच में बना हुआ है, तो इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक लैंग्वेज लिख देना है। लैंग्वेज क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी will be equal to area of triangle BDE, साइड में लिखेंगे because both are on the same base between सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। अब लेट सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 के बाद से 7 मान लेता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6 और 7 में कुछ चेंज कर रहा हूँ। पुटिंग 7 in 6, मैं 7 में से कुछ 6 में पुट कर रहा हूँ। अब देखिए मैं पुट क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे डी ई सी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डी ई सी है और उसकी जगह पे मैं बी डी ई लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है। तो वही काम हम करने जा रहे हैं। एक मिनट, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला काम कर रहे हैं जो हम बता रहे थे। हमें उसका वैल्यू जो है 7 का 6 में पुट कर रहे हैं, पुटिंग 7 in 6। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई, अब ये नीचे वाला चेंज हो जाएगा, नीचे वाला जो डी ई सी है उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं बी डी ई, और इधर वाला तो वैसे ही रह जाएगा ए बाई ई सी। अब लेट सपोज दिस विल बी इक्वेशन नंबर 8। अब 8 और किसको कंपेयर करेंगे, 3 को। तो कहेंगे ऐसा है भाई, फ्रॉम 3 and 8 3 और 8 को ज़रा ध्यान दीजिए। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो अगर किसी भी इक्वेशंस का अगर आपका LHS इक्वल है तो उसका RHS भी इक्वल होगा। देयरफॉर AD बाई DB विल बी इक्वल टू AE बाई EC। प्रूफ, ठीक है ना। तो अभी जो आपने प्रूफ किया ये वही पार्ट था जो आपको प्रूफ करना था कि साइड सेम रेशियो में होगा, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 23-24 मिनट का हो गया, ठीक है। तो इसको एक ही वीडियो रहने देते हैं, एक थ्योरम के अंदर एक ही वीडियो रहने देते हैं,
2-3 बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद कॉपी में नोट करके मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा वीडियो बनाकर भेजते हैं जिसमें आपको अपलोड करेंगे, जिसमें आपका 6.2 छोटा है और 6.3 बहुत ही बड़ा है, हो सकता है वो अकेला 40-50 मिनट ले ले। दोनों को कंबाइन करके भेजते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करते हैं। ओके एवरीवन, बाय एवरीवन।